हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं यस मनी सर पटना खेमनी चेक से। और आज जो हम लोग करने जा रहे हैं उससे 70 में 70 का लक्ष्य हम लोग पूरा करेंगे। बस एक बात पूछूंगा मेरे बच्चों, लक्ष्य क्लियर है ना, एम क्लियर है ना कि 70 में 70 लाना है। और आज हम लोग पहला चैप्टर क्लास 12 फिजिक्स का पूरा गेस ऑब्जेक्टिव देखेंगे। और वैसे मेरे बच्चों 70 में 70 लक्ष्य में मैं बता दूं कि वन शॉट ले चुका हूं चैप्टर 1 का। ये गेस ऑब्जेक्टिव है चैप्टर 1 का, फिर सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा और वैसे ही करके पूरा फिजिक्स खत्म करूंगा। तो तैयार हो जाइए, बिना समय गंवाए चलते हैं क्लास पे। अच्छा एक बताओ, और हम लोग का टेलीग्राम चैनल बेटा जीएमिंग हिंदी के नाम से, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में ज्वाइन हो जाइएगा। ये व्हाट्सएप नंबर है जिस पे हेलो हाय मैसेज कर दीजिएगा। और नया वाला ऐप जरूर इंस्टॉल करिएगा पीडीएफ वगैरह के लिए, डिस्क्रिप्शन या फर्स्ट कमेंट में लिंक मिल जाएगा नया वाले ऐप का। तो रेडी, एक बार बताइए रेडी। और इतना बढ़िया ये क्लास होगा ना कि ये क्लास करने के बाद आप खुद इस क्लास के लिंक को ना अपने व्हाट्सएप पर स्टेटस में लगाइएगा और शेयर करिएगा। बस अपना एम टारगेट ना कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए सर 70 में 70। क्लास 12 के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। सबसे पहला कूलम्ब बल है। कूलम्ब बल क्या है? देखिए कूलम्ब बल दो आवेश के बीच, दो चार्ज के बीच जो बल लगता है उसको कूलम्बियन फोर्स बोलते हैं मेरे बच्चों। तो ये केंद्रीय बल भी होता है और विद्युतीय बल भी। देखिए जैसे ही चार्ज के बीच फोर्स लग रहा है तो इलेक्ट्रिक फोर्स तो होगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दो राय नहीं है, नहीं। और उसके बाद मेरे बच्चों चार्ज का जो केंद्र होता है ना, सेंटर, चार्ज का सेंटर, उसको मिलाने वाले लाइन की ओर लगता है ये फोर्स, इसलिए इसको सेंट्रल फोर्स ही बोलते हैं। तो इसका सही आंसर एक का सी हो जाएगा। ओके, टोटल 30 क्वेश्चन है चैप्टर 1 का, ध्यान से देखिए। और डिस्क्रिप्शन से ना न्यू वाला ऐप जरूर इंस्टॉल करिएगा। सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा एक स्टेट कूलम्ब कितने कूलम्ब के बराबर होता है, ये ध्यान दीजिए। देखिए बच्चों इसमें बच्चे मिस्टेक करते हैं, मैं कई बार बताया हूं कि 1 कूलम्ब जो होता है ना वो 3 × 10⁹ स्टैट कूलम्ब के बराबर होता है। ओके ठीक है, तो 1 कूलम्ब जब 3 × 10⁹ स्टेट कूलम्ब के बराबर, तो क्वेश्चन में एक स्टेट कूलम्ब पूछ रहा है। देखिए तो 1 स्टैट कूलम्ब जब पूछेगा तो इसको इधर डिवाइड में भेज देंगे, तो 1/3 × 10⁹ सॉल्व करेंगे बच्चों तो 1/3 × 10⁻⁹ आ जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा डी। देख लीजिए दिख रहा है। और वैसे मेरे बच्चों मैं इसमें जो पढ़ा रहा हूं इसमें क्या करूंगा कि जब कोई भी चीज पढ़ा रहा हूं ना तो उससे रिलेटेड जो एक्स्ट्रा नॉलेज होगा वो मैं बताते जाऊंगा। जैसे मैंने अभी बताया कि 1 कूलम्ब 3 × 10⁹ के बराबर, तो 1 इस साइड में उधर 1/3 × 10⁻⁹ होगा। और इन सारे क्वेश्चन को ना आप कॉपी में लिखते चलिए बढ़िया से, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाकी आप पीडीएफ कोर्स में एमिंग हाई ऐप पे भी जा सकते हैं और देख सकते हैं। चलिए मेरे बच्चों अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए क्या कह रहा है। अनंत लंबाई के बेलनाकार तार यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज सिलेंड्रिकल कंडक्टर वेरीज एज, कैसे बदलता है, किस पे निर्भर करता है ये। तो देखिए आपको पता होगा कि लंबा चालक के कारण r दूरी पर जो विद्युत क्षेत्र या इलेक्ट्रिक फील्ड आता है वो 2k⍵r आता है। ठीक है बच्चा, इसमें जनरली मेरे बच्चों बी आंसर बताते हैं लेकिन बी गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए कोई बिंदु आवेश होता है पॉइंट चार्ज, तो पॉइंट चार्ज से r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है kq/r², नो डाउट पॉइंट चार्ज से जो होता है वो, ठीक है। लेकिन ये पॉइंट चार्ज नहीं बल्कि लीनियर चार्ज, और इससे r का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी इसका सही आंसर ए होगा। देख लीजिए ध्यान दीजिएगा, पॉइंट चार्ज पूछता तो 1/r² बिंदु आवेश का, लेकिन सीधा रेखा पूछ रहा है। रेखा के कारण विद्युत क्षेत्र 2k/λ/r होता है। ओके अगला क्वेश्चन नेक्स्ट। टारगेट अपना लिख दीजिए कि कितना बोर्ड में टारगेट रखें कि सर कितना आएगा। अगला क्वेश्चन, मुक्त आकाश की प्रवैधुता परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस 8.85 × 10⁻⁻12 सबको पता है। ये यूनिट भी निकाल सकते हैं, कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। इस फॉर्मूला से यूनिट भी निकाल सकते हैं। देखिए जो फोर्स लगता है वो कितना होता है, 1/4πε0 Q1 Q2/r²। तो इससे मेरे बच्चों देखिए फोर्स का यूनिट हो जाएगा न्यूटन, नीचे में 4π तो एक संख्या, इसका कोई यूनिट होगा नहीं, एप्सिलॉन का निकालना है। ऊपर में Q यानी कूलम्ब स्क्वायर, नीचे में डिस्टेंस दूरी है तो दूरी का मीटर तो मीटर स्क्वायर। तो यहां से इसका निकालेंगे तो इसको इधर भेज दीजिए, न्यूटन को इधर ले आइए, तो ऊपर में कूलम्ब स्क्वायर है, नीचे में न्यूटन, नीचे मीटर स्क्वायर, यानी कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, इसके बाद अगला
4 के बाद 5 नंबर देखिए, कह रहा किसी आवेशित वस्तु पर 1 कूलम्ब आवेश के लिए कितना इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन जो भी जरूरत होती है 1 कूलम्ब आवेश के लिए। बहुत आसान है, 6.25 इंटू 10⁻18। कैसे? Q इक्वल टू एनी वाले फार्मूला से क्वांटाइजेशन, Q इक्वल टू एनी में पढ़े है ना कि n बराबर क्यू बाई होता है, n इक्वल टू क्यू बाई, तो Q दे दिया है 1 कूलम्ब और E का वैल्यू सबको पता है 1.6 इंटू 10⁻19। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 6.25 इंटू 19। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है कि 1 कूलम्ब के लिए कितने इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन की जरूरत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला देखिए, इसके बाद कह रहा कि एक विद्युत आवेश Q एक घन के केंद्र पर रखा गया है। ओके, यानी किसी क्यूब है, देखिएगा किसी क्यूब, उस क्यूब के सेंटर पे 1 कूलम्ब का आवेश रखा गया, क्यूब के सेंटर पे। तो पूछ रहा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स वन साइड से कितना होगा। ठीक है, यानी कि एक सरफेस से, एक सतह से कितना, मतलब ऐसे क्यूब है, देखिए ऐसे क्यूब घन, क्वेश्चन समझिएगा, और घन के केंद्र पर कोई क्यू आवेश रख दिया गया। मान लीजिए यहां पे केंद्र क्यू आवेश रख दिए हैं, तो पहले पूरे घन से तो फ्लक्स निकाल लेंगे आसानी से, गॉस थ्योरम से, गॉस प्रमेय से, कि पूरे घन से जो फ्लक्स होगा वो कितना होगा, क्यू बंद बटा अपसले नॉट। सही बोल रहा हूं बच्चों? यस। तो क्यू बंद कितना होगा मेरे बच्चों, क्यू बंद क्यू बटा अपसले नॉट, यही होगा ना, देख लीजिए, देख रहे हैं आप? यस। तो ये जो फ्लक्स निकला, गॉस थ्योरम तो यही कहता ना कि अंदर में जितना बंद चार्ज है बटा एप्सिलॉन, तो अंदर में बंद चार्ज क्यू रखा गया है, तो मेरे बच्चों क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। लेकिन ये जो फ्लक्स निकला वो पूरे घन से निकला ना, 6 सरफेस होता है घन में, क्यूब में 6 सरफेस होता है, एक सरफेस से पूछ रहा है, एक सतह से पूछ रहा है, तो 6 से इसी में भाग कर देंगे। तो एक सतह से पूछेगा तो ये पूरा घन से निकला, इसी में 6 से भाग करेंगे तो क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट, इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, समझ रहे, 6 से पूरा क्यूब यानी 6 सतह से पास किया, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, एक सतह से पूछ रहा था। 7वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में किस आवेश का अस्तित्व संभव नहीं है। देखिए इस तरह के क्वेश्चन में ना बहुत आसान तरीका होता है कि हम, आवेश तो दिया हुआ है 4, तो Q इक्वल टू NE वाले फॉर्मूला से हम N निकाल ले, यानी कि ये जो आवेश दिया हुआ है कितने इलेक्ट्रॉन के कारण संभव होगा। और हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन हमेशा पूर्णांक यानी इंटीजर में ट्रांसफर करता है, 1 2 3 4 5, और वहां से n निकाल के चेक कर लेंगे कि n पूर्णांक में आ रहा है या पॉइंट दशमलव में आ रहा है। ठीक है, तो Q इक्वल टू NE, तो n बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, Q बाई E। ठीक है, और हमको देख के लग रहा है कि ये वाला चार्ज का अस्तित्व संभव नहीं है, इसलिए मैं ये निकाल लेता हूं इसके लिए, बाकी आप चेक कर लेना। तो Q की वैल्यू कितना दिया है, 2.4 इंटू 10⁻⁻19, और E की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, इससे ये कट जाएगा, 1.6 से 2.4 जाएगा तो कितना बचेगा, लगभग 1.5 बचेगा ना, 16, हाँ 1.5, और 1.5 इलेक्ट्रॉन संभव नहीं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा C। बाकी इसके और इसके, इन तीनों ऑप्शन के लिए जब n निकालिएगा तो n की वैल्यू इंटीजर पूर्णांक 1 2 3 4 5 ऐसे आएगा, दशमलव डेसिमल में नहीं आएगा। तो ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि किसका अस्तित्व संभव नहीं, तो उसके लिए n निकाल लीजिएगा और n निकाल के चेक कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, इसके बाद 8वां नंबर देखिए। चलिए 8वां में कह रहा है बच्चों, अगर दो आवेशों के बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो उसके बीच लगने वाला बल हो जाएगा। दो आवेश है, उसके बीच की दूरी आधा कर दिया जाए तो बल क्या होगा। देखिए समझिए, दो तरह से समझिए। बल जो होता है वो r स्क्वायर का व्युत्क्रमानुपाती होता है, कूलॉम के नियम में पढ़े हैं ना। तो सोचिए तो कि r को अगर आधा कर दे, यानी पढ़े ना कूलॉम के नियम में, नहीं पढ़े हैं क्या कूलॉम्स लॉ में, F बराबर k q1 q2 बाई r स्क्वायर, है कि नहीं। देखिए तो बल जो है वो r का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो r का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कर, r को आधा कर दे तो r के जगह पर r बाई 2 कर दे, तो r के जगह पर अगर r बाई 2 का होल स्क्वायर करेंगे तो r स्क्वायर बाई 4 होगा नीचे में, और 4 ऊपर चल जाएगा, यानी 4 गुना। इसका आंसर हो जाएगा 4 गुना। नहीं तो ऐसे ही बना सकते हैं कि शुरू में बल लगेगा k q1 q2 बाई r स्क्वायर, अब बाद में दूरी को आधा कर देंगे तो अब जो नया वाला बल होगा वो k q1 q2 और r के जगह पर r बाई 2 का होल स्क्वायर ना। तो यहां से सॉल्व करेंगे तो k q1 q2 और नीचे में r स्क्वायर बाई 4, तो r स्क्वायर रहेगा, नीचे में जो 4 है वो ऊपर चल जाएगा, देखिए 4 गुना। यहां से भी देख सकते हैं, इसका आंसर हो जाएगा 4 टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला,
9वां टारगेट है बच्चों, इसको शेयर करना, स्टेटस में लगा देना जी। एक एक बच्चे का मैं देखूंगा, जो फोन नंबर बताया शुरू में उस नंबर पे कि मैंने सबका स्टेटस देखूंगा कि कौन कौन बच्चों ने लगाया। अगला क्वेश्चन, किसी वस्तु के आवेश का क्या कारण है? ये तो मैंने पढ़ाया, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण। मैंने बताया ना कि कोई भी दुनिया में वस्तु होता है तो उसमें जितना इलेक्ट्रॉन उतना प्रोटॉन होता है, और इस कारण वो वस्तु उदासीन होता है, यानी न्यूट्रल होता है, उसमें चार्ज नहीं होता है। लेकिन जब उससे इलेक्ट्रॉन या तो बाहर निकाल लेते हैं या अंदर डाल लेते हैं, कोई भी डिटेल कोर्स पढ़िएगा उसमें मैंने बताया है, यहां तक कि वन शॉट में भी बताया है। तो इलेक्ट्रॉन अंदर या बाहर डाल लेंगे तो वस्तु हमारा आवेशित हो जाएगा, तो इससे हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बॉडी के चार्ज होने के कारण। 9 के बाद 10 नंबर, अस्थिर विद्युतीय क्षेत्र होता है। पहले तो समझिए कि अस्थिर विद्युतीय क्षेत्र होता क्या है। तो जब कोई आवेश रुका हुआ होता है ना, जब कोई चार्ज रुका हुआ रहता है तो उसके चारों ओर जो विद्युतीय क्षेत्र बनता है, या इंग्लिश में बोले इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनता है, उसको बोलते हैं स्थिर विद्युतीय क्षेत्र, रुके हुए चार्ज के चारों। ठीक है बच्चों, तो वो हमारा संरक्षित कंजर्वेटिव नेचर का होता है, याद रखिएगा, कंजर्वेटिव नेचर का। कंजर्वेटिव मतलब उसमें अगर काम करेंगे ना चार्ज को लेके जाने में, तो रास्ता पर निर्भर नहीं करेगा, ये होता है। ये भी मैंने बताया है आपको, वन शॉट में भी, डिटेल कोर्स में भी, कहीं देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी आवेशित चालक के सतह बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र का मान होता है। यानी कोई आवेशित चालक अगर हमारे पास है, देख लीजिए, और इसके नजदीक पे विद्युत क्षेत्र निकालना है, तो याद रखिएगा सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट। चालक के नजदीक सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट, याद रखिएगा। और कोई पतला सीट हो, सीट मतलब चादर, तो पतला चादर के नजदीक सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट। और कोई मोटा सीट हो, अगर मोटा ऐसे ठीक, तो इसके कारण भी सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट, ये याद रखिएगा। तो अगर आवेशित चालक के सतह बिंदु पर, यानी सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, इसका आंसर हो जाएगा बी। देख रहे हैं ना, इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस पॉइंट ऑफ चार्ज कंडक्टर, चार्ज कंडक्टर के नजदीक में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, 11 के बाद 12 नंबर, देखिए क्या कह रहा है। कह रहा जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है, यानी जब किसी बॉडी को चार्ज किया जाता है, तो उसका मास क्या होगा। देखिए मैंने बताया था कि जब किसी बॉडी को पॉजिटिव चार्ज किया जाता है, ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज होते समय बॉडी से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है, और जब बाहर इलेक्ट्रॉन निकलता है, यानी इलेक्ट्रॉन बॉडी को छोड़ के चला गया, तो उस समय उसका द्रव्यमान हल्का सा कम जाता है। लेकिन वही बॉडी निगेटिव चार्ज होता है, इसका मतलब बॉडी के अंदर इलेक्ट्रॉन आता है, और जब ये अंदर में इलेक्ट्रॉन आएगा तो इलेक्ट्रॉन के साथ द्रव्यमान भी आएगा, तो हल्का सा द्रव्यमान बढ़ जाएगा। लेकिन इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बोला है कि पॉजिटिव चार्ज या निगेटिव चार्ज, सिर्फ बोला है कि चार्ज किया जाता है। तो बोल सकते हैं कि इंक्रीजेज और डिक्रीजेज, कुछ भी हो सकता है। पॉजिटिव बोलेगा तो डिक्रीज, और निगेटिव बोलेगा तो इंक्रीज, एक में कम जाएगा, एक में बढ़ जाएगा। ठीक है, अगला, आवेशित खोखले गोलीय चालक के अंदर, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड हॉलो स्फेरिकल के अंदर क्या होता है। ठीक है, तो खोखला गोलीय चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र क्या होता है, जीरो होता है ना। खोखला गोलीय चालक के अंदर, याद रखिएगा, खोखला गोलीय चालक के अगर किसी भी चालक को आवेशित कर देंगे, चाहे खोखला हो या भारी हो, भरा हुआ हो, कैसा भी चालक हो, आवेशित कर देंगे तो अंदर में विद्युत क्षेत्र हमेशा जीरो होता है। इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, इसीलिए इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, या हिंदी में बोले विद्युत बल रेखा, नहीं होता, अनुपस्थित होता है, एब्सेंट होता है। तो ये पूछ सकता है कि कोई कंडक्टर को चार्ज कर दे तो उसके अंदर में इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स या विद्युत बल रेखा होगा या नहीं, नहीं होगा, अनुपस्थित होगा। क्यों? क्योंकि अंदर में ई के मान ही जीरो है, ई ही जीरो है अंदर में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन वेक्टर क्वांटिटी है, कौन सदिश राशि है। इसमें मेरे बच्चों सदिश राशि हमारा कौन है, इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युतीय क्षेत्र, जिसमें दिशा होती है। बाकी और तो किसी में दिशा है नहीं, डायरेक्शन है नहीं, सिर्फ उसी में इलेक्ट्रिक फील्ड में डायरेक्शन होता है। आवेश पृष्ठ घनत्व का मात्रक क्या है, जो अभी 2-4 क्वेश्चन पहले जो हम लोग सिग्मा नहीं दिखा रहे थे, सिग्मा, और वही हमारा आवेश पृष्ठ घनत्व था। और ये होता है बच्चों चार्ज बटा क्षेत्रफल, आवेश बटा क्षेत्रफल। तो देखिए आवेश चार्ज का ऊपर में हो गया कूलम्ब, जो क्षेत्रफल है यानी एरिया का हो गया मीटर स्क्वायर, तो कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर। इसका सही आंसर हो जाएगा कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर। ये देखिए कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर, 15 का सही आंसर ये हो जाएगा कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, अगर वही बोलता सतह पृष्ठ घनत्व नहीं बोलता, रेखीय घनत्व, लीनियर चार्ज डेंसिटी, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी को लेमडा से दिखाते, वो चार्ज बटा लंबाई होता है। तो चार्ज का कूलम्ब लंबाई का मीटर, तो उसका यूनिट हो जाएगा कूलम्ब पर मीटर रैखिक का, और सतह का कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन,
अनंत लंबाई के आवेशित रॉड के कारण r दूरी पर कितना विद्युत क्षेत्र होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस r फ्रॉम इनफाइनाइटली चार्ज सिलेंड्रिकल कंडक्टर। अभी मैंने बताया ना थोड़ी देर पहले जो क्वेश्चन था जिसमें ये था, यही ना था, इसमें मैंने बताया ना कि विद्युत क्षेत्र जो होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है रॉड से, ये 2k लेमडा बाई r होता है। ऑप्शन में कोई भी ऑप्शन k के रूप में नहीं दिया तो कोई दिक्कत नहीं, 2 को 2 छोड़ देते हैं, k का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आपको पता होगा। ऊपर में लेमडा नीचे में आ तो 2 से कट गया, तो लेमडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r हो जाएगा, लेमडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r। इसका आंसर बी हो जाएगा। देखिए 16 का सही आंसर हो जाएगा बच्चों बी। चलिए 17 नंबर, करा 1 कूलम्ब वह आवेश है जो शून्य में, शून्य मतलब वैक्यूम, समझ रहे हैं ना, शून्य मतलब वैक्यूम जहां कुछ भी नहीं है, तो 1 कूलम्ब वह आवेश है जो 1 मीटर की दूरी पर स्थित समान आवेश पर बल लगाता है, यानी 1 कूलम्ब इज चार्ज विच एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑन सेम चार्ज व्हेन प्लेस्ड एट 1 मीटर। मतलब कह रहा है कि 1 कूलम्ब वह चार्ज है जो सेम चार्ज यानी सेम आवेश 1 कूलम्ब पे 1 मीटर पे बल लगाता है। कितना बल लगाएगा? कूलम्ब का नियम लगा दीजिए। कूलम्ब का नियम क्या होता है? k की वैल्यू 9 × 10⁻⁹ इंटू Q1 की वैल्यू 1, Q2 की वैल्यू 1, इन होता है k Q1 Q2 बाई r स्क्वायर, तो दूरी भी 1 तो 1 का स्क्वायर। यहां से सॉल्व करेंगे तो 9 × 10⁹ न्यूटन। सी हो जाएगा ना। कूलम्ब के नियम से बल निकाल सकते हैं ना ऐसे करके। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला देख लीजिए, करा त्रिज्या r के एक गोलीय चालक पर आवेश q है। r त्रिज्या का एक गोलीय चालक है बच्चों, देख लो, देख रहे हो आप, यस। इस पे आवेश q है, इसके केंद्र पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। तो जैसे ही बोल दिया स्फेरिकल कंडक्टर चार्ज है और उस पे q और सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है, तो मैंने अभी बताया है कि कोई भी कंडक्टर हो, चाहे खोखला हो, भरा हुआ हो या जैसा भी हो, उसके अंदर वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। मैंने बताया है ना अभी आपको कि चार्ज कंडक्टर के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा 0। ठीक है। हम बाहर में पूछता तो k⁴r² होता है, बाहर में कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन 18 के बाद 19 पढ़िए। r दूरी से विलग 2 इलेक्ट्रॉनों के बीच लगने वाला बल समानुपाती होगा फोर्स बिटवीन 2 इलेक्ट्रॉन विच इज सेपरेटेड बाय डिस्टेंस r। देखिए इसमें बच्चा गलती करता है, क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 इलेक्ट्रॉन r दूरी पर है, ठीक, तो इसके बीच बल, तो बल का फॉर्मूला होता है k इंटू Q1 हो गया, E के बराबर Q2, E के बराबर बाई r², है ना, k Q1 Q2 बाई r²। तो बच्चा इसमें कई बार r² में मार देगा, ठीक, लेकिन गलत है। क्यों? क्योंकि बल r² का इनवर्सली प्रोपोर्शनल, हिंदी में बोले तो व्युत्क्रमानुपाती है। बल जो आवेश के बीच है वो r² का व्युत्क्रमानुपाती है, लेकिन ऑप्शन में समानुपाती बोला है। देख लीजिए ऑप्शन में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोला है, तो इसी फॉर्मूला को आप ऐसे लिख सकते हैं KEE, और नीचे में जो r² है ऊपर जाके बन जाएगा r का पावर -2, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा D, r का पावर -2। ये ध्यान दीजिएगा कि नीचे वाला पूछ रहा है या ऊपर वाला। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोलते हैं ऊपर वाले को, ये ऊपर जाएगा तो r का पावर -2 बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 के बाद 20 नंबर देखिए क्या कह रहा है। कह रहा अगर साबुन के बुलबुले को आवेशित कर दिया जाए तो इसकी त्रिज्या क्या होगी? ऑब्वियस ही बात बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि साबुन का बुलबुला का कोई भी आवेशित कर दिया जाए, धान ऋण जो भी, तो जब साबुन के बुलबुला को चार्ज कर देंगे बच्चों, तो इधर वाला जो चार्ज है वो इधर को धक्का देगा और इधर वाला चार्ज इधर को धक्का देगा, सब एक दूसरे को रिपेल करेगा, विकर्षित करेगा ना। तो सोप बबल को जब चार्ज करेंगे तो रेडियस उसका इंक्रीज हो जाएगा। निगेटिव चार्ज करेंगे तो भी माइनस माइनस को धक्का देगा, बढ़ेगा ही। अगला क्वेश्चन 20 के बाद 21, 2 विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को किस कोण पे काटती है? तो पता ही नहीं कि कभी नहीं काटती है। 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी नहीं कट करती है, क्योंकि जहां कट करेगा तो इस लाइन के अनुसार इलेक्ट्रिक फील्ड का दिशा ये हो जाएगा, और इस लाइन के अनुसार इलेक्ट्रिक फील्ड का दिशा डायरेक्शन ये हो जाएगा, और एक ही जगह पर दो तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड पॉसिबल नहीं है, इसलिए कभी नहीं कट करता। इसका सही आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला 21 के बाद 22 नंबर, ठीक है। एक स्थिर विद्युत आवेश उत्पन्न करता है, यानी जब कोई रुका हुआ आवेश होता है तो स्टैटिक चार्ज, रुका हुआ चार्ज क्या डेवलप करता है? तो मैंने कई बार बताया कि अगर कोई रुका हुआ चार्ज है तो वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, और वहीं कोई चार्ज अगर एक समान वेलोसिटी, एक समान वेग से चले तो इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युतीय क्षेत्र के साथ साथ
मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है। लेकिन वही कोई आवेश में जब त्वरण आ जाए, एक्सीलरेशन, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, हिंदी में बोले तो विद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न करता है। ये सब वन शॉट में मैंने पढ़ा दिया है, अब पढ़ लेना। कोई भी टॉपिक चाहिए ना यूट्यूब पे, अब उस टॉपिक का नाम लिख के बाई एमिंग हाई हिंदी, अगर आप हिंदी माध्यम में चाहिए तो, और इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं जिसमें जैसे वन शॉट चाहिए प्रॉपर इंग्लिश में, तो बाई एमिंग हाई, ठीक है। 2 चैनल हमारा, एक एमिंग हाई, एक एमिंग हाई हिंदी। ओके, क्लियर बच्चों, समझ में आ गया? तो कह रहा स्टैटिक इलेक्ट्रिक चार्ज डेवलप्स दैट, रुका हुआ चार्ज क्या डेवलप करता है? ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका आंसर भी होगा, केवल विद्युतीय क्षेत्र। अगला क्वेश्चन 22 के बाद 23 देखिए, किसी घिरे हुए बंद पृष्ठ के भीतर विद्युतीय फ्लक्स भीतर आवेश का होता है। ये तो गॉस प्रमेय सीधा हो गया ना। कह रहा क्वेश्चन में इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एन इनक्लोज सरफेस इज डैश टाइम ऑफ इनक्लोज चार्ज। किसी सरफेस के अंदर कोई चार्ज है तो जो फ्लक्स होगा इस बंद चार्ज का कितना टाइम होगा, कितना गुना होगा? 1/ε0 गुना। इसी को ना बोलते हैं गॉस थ्योरम, गॉस प्रमेय। डायरेक्ट यही ना है गॉस थ्योरम जी, याद आ रहा होगा आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगला। स्टेटस में लगाइएगा बच्चों वीडियो को और शेयर करिएगा दोस्त को, आपका शेयर बहुत जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक आवेशित चालक के सतह बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नियर द कंडक्टर चार्ज। देखिए कोई भी चार्ज को अगर कंडक्टर को चार्ज कर दिए हैं तो इसके सरफेस पे, सतह पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा परपेंडिकुलर होगा सरफेस पे। वैल्यू कितनी होगी वो मैंने अभी बता दिया था, सिग्मा बाई एप्सिलॉन। तो वैल्यू हमेशा सिग्मा बाई एप्सिलॉन होगा, ठीक है। लेकिन मेरे बच्चों जहां तक कि मैं बात करूं डायरेक्शन का, तो वो परपेंडिकुलर होगा, ठीक है, सतह के लंबवत होता है। इसका सही आंसर भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक। देखिए फ्लक्स कैसे निकलता है? इलेक्ट्रिक वैद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट से ना। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूनिट पूछ रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का होता है न्यूटन, इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या होता है? वोल्ट पर मीटर, और क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर। 1 मीटर से 1 मीटर कट गया और वोल्ट मीटर यहां से आ जाएगा, वोल्ट मीटर। इसका आंसर सी हो जाएगा, वोल्ट मीटर फ्लक्स का यूनिट। नेक्स्ट, किसी बिंदु आवेश Q से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? देखिए कोई बिंदु आवेश Q है और इससे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है मेरे बच्चों r डिस्टेंस पे, तो कितना होता है? हमेशा KQ/r स्क्वायर ना। कंफ्यूज मत करिएगा, 0.4 से r डिस्टेंस पे पोटेंशियल V का मान होता है KQ/r, इलेक्ट्रिक फील्ड का मान होता है KQ/r स्क्वायर। देख रहे हो आप? यस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से हो गया KQ/r स्क्वायर। K की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन, तो 1/4% Q/r स्क्वायर। कौन होगा इसका सही आंसर? डी। अरे नहीं नहीं नहीं, कौन होगा? किसके नीचे में? हाँ बी, बी बी, के हो गया ये KQ/r स्क्वायर, बी इसका आंसर होगा। आप चाहे तो सारे क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेकर के लिखते जा सकते हैं। अगला, चालक पदार्थ से बने असीमित आवेशित पतली चादर। देखिए ध्यान दीजिए, पतली चादर अभी मैंने बताया था थीन सीट है, तो मैंने कहा ना कि थीन सीट के नजदीक में जो इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र आता है वो सिग्मा/2 एप्सिलॉन। ठीक बोलता मोटा, तो मोटा के कारण होता है सिग्मा/एप्सिलॉन। ये ध्यान दीजिएगा, इसका आंसर हो जाएगा सिग्मा/2 एप्सिलॉन। कह रहा पतला चादर के नजदीक में विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? जो अगला क्वेश्चन पढ़िए, क्या कह रहा क्वेश्चन में? अगर कोई आवेश किसी बंद सतह के बाहर रखा जाए, कोई सतह के बाहर रख दिया जाए, तो विद्युतीय फ्लक्स यानी कि आउटसाइड सरफेस के रखे हैं, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा? तो गॉस थ्योरम लगा दीजिए। गॉस थ्योरम क्या होता है? जितना सतह के अंदर, सरफेस के अंदर बंद चार्ज है वो बाई एप्सिलॉन। तो बंद चार्ज तो 0 है क्योंकि सतह के बाहर चार्ज रखा गया है, तो 0/एप्सिलॉन 0, फ्लक्स हमारा हो जाएगा 0, शून्य। ठीक है, 28 के बाद 29 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट, कह रहा किसी वस्तु पर आवेश का न्यूनतम मात्रा कम नहीं हो सकती। किससे कम? इससे। सबसे कम जो इलेक्ट्रॉनिक आवेश होता है यही ना होता है, इससे कम थोड़ी होता है। अरे ई के बाद फिर 2e, फिर 3e, यही ना होता है। अगर हम लोग क्वार्क मॉडल पे ना जाए तो, क्वार्क मॉडल में को रखें, हटा दें, तो वही तो हम लोग पढ़ते हैं 12th में। ई के बाद 2e, 3e, तो सबसे छोटा आवेश तो ई ही होता है, इससे छोटा आवेश थोड़ी होता है। अगला और लास्ट, प्रवैधुतता का एसआई मात्रक, ये शुरू में ही आज बताया, कूलॉम्ब स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इस फॉर्मूला से F = 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2/r स्क्वायर, इसी से ने बताया
कि एफ का हो जाएगा न्यूटन, नीचे में 4 पाई संख्या, इसका कुछ होगा नहीं, एप्सिलॉन नॉट का निकालना है, क्यू वन दोनों आवेश आवेश कूलम्ब स्क्वायर हो गया, दूरी का मीटर तो आर स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर, यहाँ से एप्सिलॉन नॉट का निकालेंगे तो इसको इधर लेके जाइए, इसको इधर भेजाइए, तो एप्सिलॉन नॉट का आ जाएगा ऊपर में कूलम्ब और नीचे में आ जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर, कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसका आंसर ये हो जाएगा। ओके, समझ में आ गया बहादुरों? तो क्या पहले 2-3 काम, जैसा मैंने कहा, एमिंग हाई हिंदी टेलीग्राम पे जुड़ जाना है, जो कांटेक्ट नंबर बताया उस पे हेलो हाई करके मैसेज कर देना है, और डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट से ना एमिंग हाई ऐप इंस्टॉल कर लीजिएगा इसके पीडीएफ के लिए। पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, समझते रहिए। कोई भी दिक्कत होगा मेरे बच्चों जरूर बताइएगा, मैं आपके साथ हूं। हल्ला मचाते रहिए, शेयर करिएगा, स्टेटस में लगाइएगा। अब इसका मेरे बच्चों शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, मतलब सब्जेक्टिव क्वेश्चन इस फर्स्ट चैप्टर का आएगा अगले दिन। चैनल को सब्सक्राइब करके ना सारा क्लास जरूर देखिएगा। 70 में 70 लक्ष्य है और लाएंगे भी। आप लोग का सपोर्ट चाहिए, शेयर करिएगा। बस एक ही चीज मांगता हूं, शेयर करना। जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू बच्चों।